नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी संख्या में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं चीन को लेकर। और चीन को लेकर इसलिए क्योंकि चीन जिस तरीके से भारत के प्रति अपनी शत्रुता या दुश्मनी पूरी तरीके से जाहिर कर रहा है, चाहे वो आर्थिक मंच हो या फिर पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर, दोनों ही मुकाबलों पर, दोनों ही फ्रंटों पर इस वक्त चीन का जो रवैया है वो भारत को लेकर एक अनसुलझा हुआ सा रवैया है। आपने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात खुलकर सामने आई और जो भारत की सेना के जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी है, उन्होंने ये कहा कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक नहीं बल्कि तीन तीन एडवर्सरी से लड़ रहा था, लेकिन खासतौर पर उनका जिक्र था कि पाकिस्तान की पूरी मदद चीन ने की। इसके साथ साथ ये भी देखने में आया कि भारत से चीन के जो व्यापारिक रिश्ते थे उस पर भी उसने अंकुश लगाने की कोशिश की है। तीन चीजें साफ दिखाई पड़ती। एक, जो आईफोन के को बनाने वाली जो कंपनी थी उसमें चीन के 300 से आसपास इंजीनियर्स थे, उनको चीन ने वापस बुला लिया है। दूसरा, भारत को जो खाद स्पेशलिस्ट फर्टिलाइजर जो भारत को आयात करता था बल्कि एक्सपोर्ट करता था चाइना, उस पर काफी हद तक रोक लगा दी है। और इसके साथ साथ रेयर अर्थ मैटर जो ऑटो इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में जिसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, उसके भी एक्सपोर्ट में आनाकानी कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक अच्छे पड़ोसी के संकेत नहीं है और कुछ ऐसा लग रहा जैसे कि चीन भारत को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके चीन के अंदर के अंदरूनी कारण भी कुछ हो सकते हैं और बाहरी कारण भी हो सकते हैं। मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी या डोमेस्टिक पॉलिसी भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है और चीन की फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी भी जिम्मेदार हो सकती है। क्या और कैसे चीन भारत के प्रति इतनी शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, इस मसले पर हम बातचीत करेंगे प्रेम शंकर झा जी से, जो देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, कई अखबारों के संपादक रहे हैं और साथ ही साथ उनका एक दूसरा परिचय भी है कि उन्होंने चीन पर दो बड़ी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। एक किताब जिसका नाम है मैनेज्ड केओस, द फ्रेजिलिटी ऑफ चाइनीज मिरेकल, और दूसरी किताब है क्राउचिंग ड्रैगन एंड हिडन टाइगर। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चीन का पूरा रवैया है और जिस ओर इस वक्त लोग इशारा कर रहे हैं कि दरअसल चीन भारत को कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ वो चीन भारत को सबक भी सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही गलत 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 से गलत फहमी है। क्योंकि देखिए, चीन के बहुत बड़े-बड़े इनके सामने मुद्दे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत हैं और उनको उनके साथ आपको उनको देख के सोचना है कि क्यों चीन की अभी जो कर रही है। पहले सबसे मुझे ले दीजिए, ये पाकिस्तान का जो सपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में। जी। अब इसका कारण है कि चीन सीपेक कॉरिडोर है, कहते हैं ना, चाइना इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक बना रही है और करीब वो बन चुका है वो चीन से लेके ग्वाडार पोर्ट तक। इसका कारण एक ही है कि कई सालों से अभी अमेरिकन इनको पहले साउथ चाइना में सी में इनको दखल देके अपने टास्क फोर्सेस भेज के दिखा रहे थे कि ये साउथ चाइना सी में आप 12 मील से ज्यादा बाहर आपकी कोई कंट्रोल नहीं रहेगी, माने ये लॉ ऑफ द सी है और आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो वो साउथ चाइना सी से
90% चाइना की ऑयल एक्सपोर्ट्स आती हैं वाया द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का। अब स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का इंडियन ओशन से जाती हैं और इसको पहले भी रोका गया है, बल्कि जबकि जापान दूसरी महायुद्ध में घुसी थी, इसी कारण से घुसी थी क्योंकि अमेरिका ने उनके ऑयल को पूरा रोक दिया था, ऑयल कहीं से नहीं आ रहा था। चीन को ये सबक वो भूले नहीं है, इसीलिए ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये ग्वादर पोर्ट तक, इसमें ये मेन चीज इनके लिए होगा ऑयल पाइपलाइन। उसके साथ साथ उन लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को दिया है। उस इन्वेस्टमेंट में देखिए पाकिस्तान के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, आप तो जानते होंगे कि उनके रिजर्व है 14 बिलियन डॉलर, उनके एनुअल डेफिसिट है 4 बिलियन डॉलर। सो ये सिर्फ चीन सब कुछ को ये इस बोझ को उठा रही है क्योंकि उसको वो सेकंड लाइन चाहिए। अगर कभी ये ऑयल को रोक दें तो वो ग्वादर पोर्ट से डायरेक्टली रेड सी से लेके सऊदी अरेबिया से लेके ले जा सकते हैं। वो हिंदुस्तान के साथ भी यही चाहते थे, पर जबकि मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट इसको नकार दिया बिल्कुल और ये बिल्कुल दूर हो गई। और ये इस कारण से हमारे जो एक रिश्ते बहुत अच्छे बने जा रहे थे, अब 2005 से लेके 2014 तक वो रिश्ते बिल्कुल टूट गए। आपको क्या लगता है, क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मदद की, क्यों मदद की? ये मदद इस दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि मैं अपने ड्रोन्स को अपने माने वो जो सैटेलाइट डिफेंसेस को वो सब दे आपके साथ साथ लगा दें। दूसरा है कि मैंने आपको बहुत से हथियार दिए हैं, उनको चलाना, उनका फुल एडवांटेज लेना, उसके लिए हमारा मदद चाहिए आपको, क्योंकि आपके इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शायद नहीं समझते होंगे। अब इसीलिए क्योंकि ये भी माने क्विड प्रो को है कि आप ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जो एक पेमेंट हो रहा है आर्म्स में, क्योंकि पाकिस्तान को कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कहीं और से खरीदने के लिए। और अगर आप आर्म्स दे रहे हैं तो आर्म्स कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उनको हथियार शस्त्र इनको समझाने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। वो लोग वहां थे और वो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वो पाकिस्तानियों को भी गाइड करते होंगे कि कैसे आप अपने जो हम चीन आपने हमसे जो शस्त्र लिए हैं उनको कैसे आप इस्तेमाल करें। पर ये डायरेक्टली हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, ये वो सीपेक कॉरिडोर जो लगा हुआ इनका बहुत घना रिश्ता हो गया है और चीन को ये बहुत सीरियस खतरा है कि ऑयल अमेरिका कभी ना कभी ऑयल काट देगी। इस कारण वो हो रहा है। हमसे वो बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहते, बल्कि उल्टा है, हमसे दोस्ती चाहते हैं। इन्होंने कितना कोशिश किया है और 10 साल तक 2005 से 2014 तक हमारे रिश्ते इतने तेजी से अच्छे हुए जा रहे थे, बढ़ रहे थे कि शायद एक चीज मैं और को बताऊं, जब शी जिनपिंग पहले हिंदुस्तान आए, वो उनका सिर्फ सेकंड फॉरेन विजिट था। उन्होंने ली केचांग को पहले प्रोग्राम बदल के कहा कि पहले तुम हिंदुस्तान जाओ, तब पाकिस्तान जाओ, तब आके हमें रिपोर्ट करो। तो एक साल पहले 2013 में ली केचांग आए हुए थे और उनका मनमोहन साहब से बहुत अच्छा संपर्क हुआ था। और इसके बाद और औरों से बात कर सकते हैं, पर मुझे तो डायरेक्टली बताया गया था। अच्छा, तो अब वो होने के बाद तब शी जिनपिंग आ रहे थे और उन्होंने अनाउंस कर दिया था आने के पहले कि हम 500 बिलियन डॉलर्स हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे 6 साल के अंदर। हाँ, और उसके बाद आगे देखेंगे। ये ऐसा अनाउंसमेंट चीन कभी करके नहीं आती है। ये हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब हो जाता है उससे करके आई। और इनको पता नहीं था कि इसके 10 दिन इनके पहुंचने के पहले एक तो मोदी साहब आ गए थे और उनके 10 दिन आने के पहले मोदी साहब वॉशिंगटन जाके वहां से यूएसए के साथ एक साउथ चाइना सी में कोऑपरेशन का उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया था। इतना ही नहीं,
वो जनवरी 2015 में एग्रीमेंट साइन हुआ। मई 2015 में हम लोगों ने 4 जहाजें भेजी, इंक्लूडिंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर टू पेट्रोल। आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर वो अंकुश लगा रहे हैं, जिस तरीके से रेयर अर्थ मैटर पर अंकुश लगा रहे हैं, ये जो चीन कर रहा है, इससे तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत दिक्कत पड़ेगी। भारत की जो ऑटो इंडस्ट्री उसको बहुत दिक्कत होने वाली है, भारत की जो खेती किसानी उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। इसमें भी दो तरफ हैं, दो पहलू है लाइक। हाँ, एक तो है कि हाँ चीन अब हमसे निराश होकर पाकिस्तान की तरफ कुछ हद तक घूम गई है, और इस युद्ध के बाद वो उनका रिश्ता ज्यादा जम गया होगा, इसका कोई शक नहीं है। पर इसका मतलब नहीं है कि वो हिंदुस्तान को या तो दबाना चाहते हैं या हिंदुस्तान से लड़ना चाहते हैं। ये माने जो दोस्ती पहले हो रही थी वो खत्म हो गई है, ये तो हम मान जाते हैं। अच्छा, अब ये जो बाकी जो चीजें हैं, ये चीन की अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए कि ये लोग चीन में अभी मैसिव बहुत भारी 2016 के बाद बहुत भारी रिसेशन हुआ है। रिसेशन क्यों हुआ? क्योंकि उसके पहले 5 साल में इन लोगों ने 4 ट्रिलियन युआन को जो इन्वेस्ट करना चाहते थे काउंटर वर्ल्ड रिसेशन, उसके खिलाफ जगह में उनको कोई कंट्रोल नहीं रहा। 24 ट्रिलियन युआन उन्होंने खर्चा कर दिया चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब वहां पे उसका कोई यूज नहीं है, और कुछ और हेवी इंडस्ट्रीज में कोई और कुछ बनाने का कोई गुंजाइश नहीं, अगले 50 साल के लिए गुंजाइश नहीं है। तो इनके जो वर्कर्स हैं इनको अब काम नहीं मिल रहा है। तो अब ये जो इनकी जो सरप्लसेस है, और ये ट्रेड सरप्लस आप तो जानते ही हैं, तो बहुत ही बड़ा है। ये इसको लेके ये और मुल्कों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि इनके वर्कर्स वहाँ जा भी सके और इनकी टेक्नोलॉजी जा सके और उनका काम चलता रहे, और उनको एक्सचेंज रिजर्व रिटर्न इसमें मिलते रहे। इसीलिए वो हिंदुस्तान आए फॉक्सकॉन के साथ, और वो ये हिंदुस्तान के साथ ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बहुत बढ़ा रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है इनके लिए, और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए वो हिंदुस्तान के मार्केट में आना चाहते हैं। यही है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि अब इनका एक अलग प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम हो गया है कि अब यूएसए के साथ जो इनका जो ये ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, इससे इनको और फिर से डिप्रेशन होने वाला है। और क्या एक बात और भी हो गई है कि अब पिछले 5-6 सालों में सोलर फोटोवोल्टेइक इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री में भी हमारे जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड वर्कर्स हो गए हैं, और उनका कॉस्ट चीन से कम है। इसीलिए वहाँ कई लोग, और सोलर इंडस्ट्री वाले भी हिंदुस्तान आ रहे हैं, इसका किसी कोई जिक्र नहीं किया गया है, पर वो है। और फॉक्सकॉन भी आ गई थी, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कंपनी है चीन की, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, फोन वाली कंपनी है वो। तो ये हम लोग वो इसको अब क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान आगे हमें कंपटीशन ना दे पाए, या उसकी कंपटीशन स्लो हो जाए, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकें, इसके लिए कर रहे हैं। ये टेक्निकल बातें हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारे साथ लड़ना चाहते हैं या हमारे साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं। अभी हम वो न्यूट्रल होते हैं। बट झा साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था जो तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त हो गई है, और अमेरिका भी एक तरीके से उससे खौफ खा रहा है, उसको लगता है कि चीन उसको पिछाड़ देगा। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी ताकतवर अर्थव्यवस्था, क्या आपको वाकई में लगता है कि चीन की अर्थव्यवस्था में इतनी दिक्कत पैदा हो रही है कि उसे भारत पर अंकुश लगाने की जरूरत है, या उसको भारत से कंपटीशन में खतरा महसूस हो रहा है? दो बातें हैं। एक तो ये साउथ ईस्ट एशिया में भी कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, यही विड्रॉल कर रहे हैं जो फॉक्सकॉन कर रही है वहां से, हिंदुस्तान से। दूसरी बात यह है कि असल में भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और अगर हम लोग अपने, जैसे कहते हैं ना, अब हमें पॉलिसीज ठीक सेट करें हम लोग, तो हम इनको, जिसे कि साउथ ईस्ट एशिया नहीं कर सकती, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी अगर प्रोडक्शन बढ़ती जाए जिस तरीके से, खास करके चीन की मदद के साथ,
बढ़ती जाए तो चीन को ही सबसे ज्यादा धक्का पड़ेगा। तो इसके लिए इन 2-3 चीजों को एक साथ लेके अगर देखें, इंटरनल डिप्रेशन, डिक्लाइन ऑफ फ्रेंडशिप विद इंडिया एंड इंक्रीज्ड डिपेंडेंस अपॉन पाकिस्तान, इन 3 चीजों को अगर साथ में लें, तब ये जो कूलनेस आ रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में, एक माने एक से बर्फीला हुआ जा रहा है, ये समझना आसान हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते मोदी जी के और ट्रंप की वजह से बहुत बेहतर हुए थे, क्या वो भी एक बड़ा कारण, हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पर टिप्पणियां की हैं, जिस तरीके से भारत को टैरिफ किंग बताया है और अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे ये तो लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में अब एक तरीके से जो गर्मी थी वो खत्म हो गई है। लेकिन क्या चीन नहीं चाहता कि भारत किसी तरीके से अमेरिका के साथ जाए या अमेरिका के करीब हो? चीन तो बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम लोग उनके करीब हों। और क्या वो असल में वो क्या देख रहे हैं कि पहले यूएस ने सब पर, हिंदुस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, चीन, सब पे जोर के टैरिफ वॉर शुरू कर दिए थे। अब वो सिलेक्टिवली उसमें से देशों को लेके उनके साथ ये माने रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं या रीनेगोशिएट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के साथ रीनेगोशिएशन काफी अच्छे हो रहे हैं अभी। और चीन को ये भी फिक्र होता होगा, ये बहुत बड़ा फिक्र नहीं है पर फिक्र है, और फिक्रों के साथ आपको इसको भी आप ले लीजिए तो, कि ये जब ये फाइनली खत्म होगा, क्योंकि ट्रंप हिंदुस्तान को अपने साथ चाहता है, वो पॉलिटिकली हिंदुस्तान को अपनी तरफ खींचने के लिए वो इकोनॉमिक इनको ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक छूट देने वाली है ट्रेड वॉर से। अब बल्कि आप पढ़ते ही होंगे कि डिस्कशन शुरू हो गए हैं, और मैं जानता हूं, मैं अभी से कह सकता हूं कि काफी वो छूट होने वाला है हिंदुस्तान के लिए। और ये हिंदुस्तान, खास हिंदुस्तान और चीन को एक दूसरे से दूर करने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। जैसा क्या आपको लगता है कि जो बीच में खबर आई थी कि शी जिनपिंग शायद बीच में कुछ गायब है, क्या पॉलिटिकली भी वो थोड़े वीक हो रहे हैं क्या? नहीं, मुझे ये विश्वास नहीं है बिल्कुल। हाँ, मैं चीन की अंदरूनी पॉलिटिक्स को ज्यादा नहीं स्टडी करता हूँ, मैं उनकी इकोनॉमिक स्टडी करता हूँ, उनकी फॉरेन पॉलिसी, और खास करके उनके हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ते हैं उनको मैंने काफी स्टडी किया है। पर ये जहां तक मैं जानता हूँ, जबकि मैं किताब लिख रहा था उस वक्त शी जिनपिंग का जो नाम हो रहा था, इसकी सबसे बड़ी चीज है कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाना है कि हम ऑनेस्ट पार्टी है और हम अपने पूरे चीन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम 2, 3, 4, 5 लोग जैसे बुशलाई जैसे लोगों के लिए हम पार्टी नहीं बनाए हैं। जियांग ज़ेमिन के टाइम में रिश्वतदारी और सब ये सब बहुत बढ़ गया था, और उसके बाद जब हु जिनताओ आए, उन्होंने क्रैक डाउन किया और 1700 चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स हांगकांग होके अपना पैसा लेके चीन कनाडा चले गए हैं। अब वो वैंकूवर में रहते हैं। उन्होंने वो सिटीजनशिप खरीद लिया है वहां पे। वो उस वक्त भागे थे, पर वही फर्स्ट स्टेज था। शी जिनपिंग को सिलेक्ट किया गया कम्युनिस्ट पार्टी से, सिलेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि इनका पहले से ही इनका रेपुटेशन, जब वो गवर्नर थे किसी प्रोविंस का, मुझे नाम याद नहीं है, शायद हेलिंग जंग था, बट नॉट श्योर। जो वो शी जिनपिंग का पहले से नाम हो गया था कि बिल्कुल टोटली इनकरप्टेबल है। और दूसरी बात है कि ये लॉन्ग मार्च जनरल के लड़के थे, तो उनको वो जो एरिस्टोक्रेसी है कि पेट्रियोटिक एरिस्टोक्रेसी है ना, वो उनमें है। तो ये इन चीजों को हटाना आसान नहीं है। और शी जिनपिंग को जब तक कि ये लोग देखते रहे कि ये चीन के लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम नहीं कर रहा है, तो कोई हटाएगा नहीं। बट एक चीज ये भी है कि जो चीन के अंदर एक नियम बना था, जिसको डेंग ज़ियाओपिंग ने बनाया था कि हर 10 साल के बाद लीडरशिप चेंज होगी, शी जिनपिंग ने उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वो लाइफ लॉन्ग पार्टी के लीडर हैं। ऐसा क्यों है? क्यों उन्होंने क्या कोई इनसिक्योरिटी है उनके अंदर? क्योंकि जब इन्होंने ये प्रपोज किया था, हालांकि शी जिनपिंग में
जहाँ तक मैंने जब मैं किताब लिख रहा था, जो चीजें इनके बारे में मैंने पढ़ी थी, इनमें ये पर्सनल अहंकार नहीं है कि हम हमेशा रहें, जैसे मोदी जी चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी तक, जब मरते दिन तक हम प्राइम मिनिस्टर रहें, वैसा इनमें कुछ नहीं है। पर वो एक चीज वो उनको महसूस हो गया था कि चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी सिवियर हो गई थी, मैं आपको कैसे बताऊं 2015-16 में क्या हालत हो गया था इनका। मैं डिटेल्स आपको दे सकता हूँ, बट टाइम बहुत लग जाएगा। एक चीज मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। हिंदुस्तान से वो कोल, वो स्पेशल ब्लास्ट फर्नेस के लिए 2 तरीके के कोयले होते हैं। एक हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, एल्यूमिना वाली, उसको हमसे इंपोर्ट करते थे। जब इनका ये क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, 90 मिलियन टन हमारे कोल इनके शिपयार्ड्स में पड़े हुए थे। पता नहीं था वो क्या करेंगे इसके साथ, क्योंकि वो स्टील प्रोडक्शन ही इनका डाउन हो रहा था। यूएसए ने कहा था कि आप अगर अभी हमारे उनके 140 मिलियन टन उन्होंने कहा था कि आपने इलीगल इंक्रीज होने दिया और ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं एट वेरी लो प्राइसेस, तो वी विल डू अ वेरी सीरियस थिंग अगेंस्ट यू। तो उन्होंने वो उन 140 मिलियन टन वाले जो सेकेंडरी प्रोविंशियल स्टील प्लांट्स थे उनको बंद कर दिया था। तो अब उसके बाद ये हमारा कोयला कहाँ जाएगा? तो सेम थिंग हैड हैपेंड विद आयरन ओर। हाँ, तो ये चीन की इंटरनल रिसेशन जो हुई है बहुत सीरियस हुई है 2015-16 के बाद। और इसके कई चीजें जो अभी कर रहे हैं, जैसे फॉक्सकॉन वाले हम लोग बात कर रहे थे, ये इनकी रिसेशन के कारण हो रहा है। हमें इंटरनल ज्यादा बनाना है और कम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें अपने लोगों को काम देना है। बट झा साहब एक बात ये बताइए कि इंटरनल रिसेशन क्यों है उनके यहाँ? ये तो कोविड के पहले की बात है। क्या उनकी इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है और जिसको दुनिया नहीं जानती है, या वो कभी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो ज्वालामुखी के मुखाने पे बैठा हुआ है और कभी भी चाइना में जो इम्प्लोजन हो सकता है? देखिए, असल में जो पहला जो आपने कहा वही ठीक है। चीन में 54 नेशनैलिटीज हैं, और जैसे हम लोगों ने सबको अपना जगह दे के 17-18 जो हमारे जो हैं, सबको अपना स्थान दे के, अपनी संस्कृति दे के, हमारे स्टेट्स क्रिएट किए। चीन में ऐसा कुछ नहीं है। चीन में देयर इज ओनली वन वे, एक ही तरीका है ऑफ अमेलगमेशन विद माइनॉरिटीज, उनको सिनिफाई करना, तो उनको कन्फ्यूशन जो ग्रैंड ट्रेडिशन है उसमें उसके अंदर लाना। अब इसमें क्या है कि ये जो इनके प्रोविंसेस हैं, जो 31 की प्रोविंसेस हैं, उनमें जो पार्टी चीफ्स हैं, ये लोग भी अलग अलग, एक माने इनकी भी ये कोर सिविलाइजेशन थोड़ी अलग है। तो ये पार्टी चीफ्स भी बहुत कंट्रोल करते हैं अपने स्टेट्स को, और कम्युनिस्ट पार्टी फ्रॉम द सेंटर इनको कंट्रोल करने में लगी हुई है। और वो कंट्रोल्स बहुत से कारण है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से वो कंट्रोल कम हो गए हैं। अब एक आपको मैं उदाहरण दूंगा। जबकि 1996 में इनका पहला बड़ा भारी रिसेशन हुआ, उस वक्त जू रोंगजी इनके प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने 200 बिलियन युआन का पंप प्राइमिंग कहते हैं ना, मैसिव इन्वेस्टमेंट टू ड्राइव डिमांड, वो किया था। जबकि 2009 में फिर से ग्लोबल रिसेशन हुई, ये ग्लोबल थी, सिर्फ चाइनीज नहीं थी। उन्होंने 4.3 ट्रिलियन युआन का किया था। इससे क्या हुआ कि जैसे इसके लिए वो प्रोजेक्ट्स चाहते थे फ्रॉम द 31 प्रोविंसेस, तो जब उन्हें वो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए उन्होंने एक डायरेक्टिव 18 था, उसको उन्होंने रिलैक्स कर दिया। ये था कि इफ यू वांट टू पुट अ प्रोजेक्ट फॉरवर्ड टू फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तब आप इसमें 35% इसका जो पैसा है आपको अपने लाना पड़ेगा, 65% आप बोरो कर सकते हैं। अब वो ये जो 35% वाला हटा दिया गया। तो
एक साल के अंदर जो ये लोग दो साल में 1200 मिलियन 4 ट्रिलियन युआन खर्चा करना चाहते हैं, पहले ही 4.83 ट्रिलियन युआन। हाँ, वो पहले ही 12 महीनों में उनको प्रपोजल्स आ गए 14 ट्रिलियन युआन के लिए, और ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि तब तक स्टेट गवर्नमेंट भी थे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनके भी बैंक्स हो गए थे, तो वो बैंक से लोन लेके कर रहे थे। सेंट्रल 4 जो इनके सेंट्रलाइज्ड बैंक्स हैं उन पर इनका इनको डिपेंडेंस नहीं रहा था, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए। और 2000 कम प्राइमिंग हुआ था, ये 6 साल चला 2 साल के बदले, और उसके 24.5 ट्रिलियन युआन, माने 6 गुना इन्होंने खर्चा कर दिया। इसके बाद किसी जगह ही नहीं रहा खर्चा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए ये इन्होंने BRI शुरू किया था। और सबसे पहले वो हिंदुस्तान आना चाहते थे, इसीलिए दोस्ती चाहते थे हिंदुस्तान के साथ, और मोदी जी ये सब कुछ नहीं समझे, और हम लोग अपने ये बताइए, चाइना आज की तारीख में अमेरिका के लिए इकोनॉमिकली कितना बड़ा खतरा है? क्या ये जो कहा जा रहा है कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, और इस बात को लेकर अमेरिका बहुत परेशान है? ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। देखिए 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कर गया था। उसका सिस्टम ये था दैट the dollar was fixed at $35 to the troy ounce of gold. डॉलर गोल्ड का ये रिश्ता बिल्कुल कड़ा रिश्ता था। अब क्या था कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं डॉलर्स में, तो इस बेसिस पे आप अपना कैलकुलेट करेंगे ये कितना देना है। अगर किसी, जैसे मानिए कि हिंदुस्तान को ट्रेड डेफिसिट है, उसको बोरो करके पेमेंट करना पड़ेगा, इस रेट पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये सिस्टम टूट गया 1971 में, और उसके बाद सब एक्सचेंज रेट्स ऊपर नीचे जाने लगे, और प्रॉब्लम हो गया कि जो एक्सपोर्ट सर्विसेज थे या प्राइवेट सेविंग्स थे और वेरी रिच मल्टी बिलियनर्स एंड बिलियनर्स, वो किस करेंसी में रखे, क्योंकि सब ऊपर नीचे जा रहे थे। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनी EU की, और बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन पाउंड, डॉलर, EU, यूरो एंड येन को लिंक करके एक फ्लोर बनाया गया, और ये कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ, अगर ब्रिटेन में कुछ हो गया तो उसका पाउंड थोड़ा गिर गया, अब अमेरिका जो गड़बड़ कर रही है उसका डॉलर गिर गया, पर उसको कंट्रोल किया जाता है विद इन सर्टेन लिमिट्स, और मूविंग दीज 4 करेंसीज अराउंड। हाँ, तो ये सिस्टम जो है ना, इसका क्या हुआ कि अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉलर्स, अमेरिका में सबसे ज्यादा सेविंग्स अमेरिकन डॉलर्स में आ रहे थे, तो अमेरिका कुछ भी खरीदना चाहती थी, खरीद सकती थी, पर उसके लिए अपने प्रोडक्शन से पेमेंट नहीं कर रही थी, वो इस यूरो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से कर रही थी। अब तो इनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही गया, पर इनका डॉलर कभी गिरा नहीं। अब क्योंकि डॉलर गिर नहीं रहा था और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, अब तो आपको US को एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ना चाहिए, पर वो कैसे करते? अगर वो डॉलर और 3 करेंसी से लगा हुआ है, डॉलर को घटाने की ही बात कर सकते थे ना, ये हो नहीं रहा। ये और तो इन लोगों ने अपनी ये जो सिस्टम बनाया, इसके ही ये शिकार बन गया, क्योंकि वो जितना चाहते हैं खरीद सकते थे, पेमेंट करने का काम नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोग अपने सेविंग्स डॉलर्स में ला ही रहे थे, तो क्या मुश्किल था। और ये जो प्रॉब्लम हो गई है अमेरिका की, वो अब जाने वाली नहीं है। तो जो मेरा सवाल था, तो क्या चाइना अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा? ओवरटेक करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अभी भी उसकी GDP पर कैपिटल GDP करीब चाइना से 5 गुना आगे है, पर चाइना इसमें
जो डोमिनेंस ऑफ यूरोप एंड अमेरिका है उसको तो चाइना ने चैलेंज कर लिया है पूरी तरीके से। और अब क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत चीप है बाय कंपैरिजन और क्वालिटी में बहुत बढ़ गया है, और ये भी और मुल्कों में जाके उनके टेक्नोलॉजी को लेके, उनके हाईली ट्रेन्ड स्किल्ड वर्कर्स को लेके, जैसे अमेरिका में भी इनकी बहुत इन्वेस्टमेंट है, आप जानते हैं, वो टॉप क्लास टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इनसे अब ट्रेड में लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी में और इसके चाइनीज तो भी ट्रेड को डोमिनेट करने वाले ही हैं 10-20 साल में। इसको कोई शक नहीं है, और इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तोड़ नहीं पाएंगे। तो आप मानते हैं कि चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगा? अब कितने सालों में, देखिए मैं तो नहीं रहूंगा, मैं 86 साल का हूँ, 10 साल ज्यादा रह गए तो बहुत हो गया मेरे लिए। हाँ, पर आप लोग शायद देखेंगे, मुझे होता है ये आसान नहीं है, क्योंकि चीन के भी ग्रोथ अब स्लो हो गया है। लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप एक चीज होता है, जबकि ऑटोमेटिकली बहुत से कारणों से 3-4 चीजें इकट्ठे होने से ग्रोथ स्लो हो जाता है। चीन का ग्रोथ स्लो हो जाएगा, हो ही रहा है, और स्लो डाउन और भी होएगा। तो मुझे ये होता है कि आगे अमेरिका के आगे जाना तो मुझे सवाल नहीं उठता अभी अगले 50 साल में, पर हाँ उसके नजदीक तो आस्ते आस्ते नजदीक पहुंचते जाएंगे वो, बिल्कुल। और जो ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, जिसको हम चाइना अमेरिका के बीच में, और अमेरिका जिस तरीके से पूरी ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता है या उसको एक तरीके से रीडिफाइन करना चाहता है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या लगता है आपको? मैं तो इसको देख के मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ट्रम्प तो एक नंबर का बुद्धू है, अनपढ़ आदमी है। मोदी जी इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पर अब ट्रम्प जो है ये अनपढ़ होने के कारण ये लोगों से एडवाइस लेता है, और लोग अपना एडवाइस अच्छा भी देते हैं, बुरा भी देते हैं, पर ये जो इकोनॉमिक एडवाइस जो उनको मिल रहा है बिल्कुल बेकार है। ये जो वो कोशिश कर रहे हैं ट्रेड वॉर करके, माने हम वी विल इम्पोर्ट लेस, हमारे मुल्क में ये प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये सिर्फ डॉलर अगर गिरे होएगा तब होएगा, और डॉलर नहीं गिर सकती जब तक कि एक यूनिफाइड वर्ल्ड करेंसी है ऑफ दिस फोर ऑफ डॉलर, यूरो, येन एंड पाउंड। इसको अगर ना छोड़ें। हाँ, एक और रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है, जो ट्रम्प कभी सोचेंगे नहीं। चीन ने कई दफा कहा है कि देखिए हमारे पास इतने ज्यादा सरप्लसेस है, ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन सरप्लसेस। हम युआन को भी आप इसमें देखिए 5 करेंसी बैलेंसिंग कीजिए। इसको अमेरिका और यूरोप में बिल्कुल नकार दिया था जब पहले पूछा था। अब इसका फल भोग रहे हैं। अगर युआन भी ले आए तो क्या होगा कि अभी जो बहुत काफी पैसे जो डॉलर, पाउंड और यूरो में है, वो चले जाएंगे येन में। वो जाएंगे तो इन डॉलर, पाउंड और यूरो ऑटोमेटिक रेट का वैल्यू गिरेगा। चाइना के जो युआन का वैल्यू बढ़ेगा तो चाइना's trade power will weaken and the trade power of Europe and the US will strengthen। ये होएगा इस एक रिफॉर्म से, और वो करने को तैयार नहीं, क्योंकि चीन को अपना माने इक्वल मानने को तैयार नहीं। भारत पर इस ट्रेड वॉर का क्या असर पड़ेगा? ये मैं तो सोचता हूँ कि भारत और यूएस में कुछ समझौता हो जाएगा, और अंत में देखिएगा कि नहीं, सबसे ज्यादा इसके जो चोट पड़ने वाला है ये है यूएसए को, जो भी कर रहे हैं। इसको समझाने में मुझे वक्त लग जाएगा, शायद वक्त कम हो रहा है, पर ये सबसे ज्यादा इसका ठोकर इन पे पड़ेगा। और अगले साल ही इनको, 1.5 साल रह गए हैं, कांग्रेसनल इलेक्शंस होंगे।
उसमें रिपब्लिकन्स को बहुत चोट पड़ेगी, उसके बाद ट्रंप सहम जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि जो अभी हो रहा है ट्रेड वॉर, ये अपने आप एक 1.5 साल में खत्म हो जाएगा। चीन के साथ भारत को क्या रिश्ते रखने चाहिए, क्योंकि ये जो एक डर भारत के अंदर है, भारत के इंटेलिजेंसिया के अंदर है कि एक साथ अगर चीन नाराज है, अगर चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो फिर भारत को बहुत कुछ अपनी इकोनॉमी का हिस्सा वो डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा, और अगर डिफेंस पे खर्च किया तो आपकी अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है उसमें दिक्कत पैदा होगी, उसमें डिस्टेबलाइजेशन पैदा होगा। तो हाउ भारत की विदेश नीति और चीन के साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए और कैसे उसको रीडिफाइन किया जा सकता है? देखिए, सबसे आसान तरीका है रीडिफाइन करने का, जो कि शी जिनपिंग करना चाहते थे। अगर चीन के 500 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट है होते हिंदुस्तान में, अभी तक हो गए रहते, हाँ, तो चीन को इतना ज्यादा यहाँ पे ये हिंदुस्तान के साथ इतना रिश्ता हो जाता है कि किसी हालत में वो उनकी इंटरफेरेंस होती है टू प्रिवेंट अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो तो अभी वो उनको कोई कारण नहीं है, वो हमारे खिलाफ कुछ किए नहीं है, पर पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके एग्रीमेंट्स हैं। उनको सिखाना है कि आप कैसे आप हमारे शस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो निकले तो उनका उसी पे करोड़ों खत्म हो जाएगा। आप सोचिए इसके बारे में। पाकिस्तान, उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। अमेरिका जब पूरे मिडिल ईस्ट पे लड़ाई कर रही थी, अफगानिस्तान ईरान के साथ ये करने वाली है, उसको फिर पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ा था, और अब चीन को भी पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान का जो पोजीशन है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हथियारों को भेज के हमारे कश्मीर में जो भी हिंदुस्तान के लिए बोलता है, जो कहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहते हैं, रहना चाहते हैं, जो भी लीडर ऐसा कहता है उनको मार डालते हैं। मीरवाइज साहब के फादर को मार अब्दुल गनी भट्ट के भाई साहब को मार डाला, मीरवाइज के अंकल को मार डाला। जो लोगों से जॉर्ज फर्नांडिस 1990 में मिले थे, अक्सर सबसे इम्पोर्टेंट 7 लोग जैसे सबको मार डाला। काजी निसार थे, इनके क्या कहते हैं, मीरवाइज ऑफ साउथ कश्मीर, उनको भी मार डाला क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ क्या समझौता की बात की। और दो वहाँ पे कश्मीर में ओपिनियन पोल्स हुए हैं जो कि दिखाया है कि 80% लोग वहाँ पे हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, और 2 से 7% पाकिस्तान जाना चाहते हैं, बाकी बीच अनडिसाइडेड है। तो इसके बाद हमें और क्या चाहिए? जैसा आपका आखिरी सवाल, आप शी जिनपिंग को जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से माओ की तरफ पूरे चीन को लौटाना चाहते हैं, शी जिनपिंग के लीडरशिप, हाँ, शी जिनपिंग के लीडर को आप कैसे देखते हैं, और क्या शी जिनपिंग भारत को एक बड़े शत्रु के तौर पर देखते हैं और उस हिसाब से वो पूरी पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर रहे हैं या रीडिजाइन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाके देखिए 2013 में जो ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था डरबन में, वहां पे शी जिनपिंग और मनमोहन जी की इतनी एक्सीलेंट रिलेशनशिप की थी। शी जिनपिंग ने उसके बाद ही कहा ली केचियांग को, उनका फॉरेन टूर का प्रोग्राम हो गया था, यू गो टू इंडिया फर्स्ट देन गो टू पाकिस्तान। और ली केचियांग आए यहाँ, मैंने शिवशंकर बैनर्जी से इसके बारे, इनका जो मीटिंग था उसके बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि ऐसा अच्छा मीटिंग बहुत कम हेड्स ऑफ स्टेट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ हम लोगों का हुआ है। सब बातों पे, सब की इश्यूज पे हम लोग सहमत थे, और ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन सबसे बड़ा था इनमें। ये जब वो जाके बीजिंग में रिपोर्ट किए, तब शी जिनपिंग ने कहा कि हम अगले साल हिंदुस्तान जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि मनमोहन सिंह ये चुनाव हार जाएगी। झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।